हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो हमारा पहला पॉइंट है इसका सामाजिक परिवर्तनों का योग। तो समाज में लगातार परिवर्तन चल रहे थे और बहुत लोग चाहते थे कि यह बदलाव हो, लेकिन इस पर सबकी राय अलग अलग थी। इनमें थे रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल। तो ये तीन गुट थे अलग अलग, तीनों की राय अलग अलग थी। तो चलिए हम जानते हैं कि इनकी राय जो थी वह किस प्रकार की थी। तो हम देखते हैं उदारवादी। जो उदारवादी थे यह चाहते थे कि सभी धर्मों को सम्मान मिले, यानी सभी धर्म समान हो, सभी धर्मों को सम्मान मिले। वह इन सभी को मताधिकार देने के पक्ष में, यह जो थे यह सभी को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इनका कहना था कि जो वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिले, जिनके पास संपत्ति है उनको सिर्फ यह मताधिकार मिले। तो आपको यह पॉइंट नोट करना है कि जो उदारवादी थे वह क्या चाहते थे, उनकी यह विशेषता आपको नोट कर लेनी है। तो हम देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है रेडिकल। तो चलिए, जो यह लोग उद्योगपति को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ थे। उद्योगपतियों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी जो संपत्ति वाले तबके थे, उनको जो अधिकार प्राप्त था मताधिकार देने का, तो उनके अधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति का संकीर्ण नहीं होना चाहिए। वे सभी लोगों के मताधिकार के समर्थक थे, यानी वे चाहते थे कि सभी लोगों को मताधिकार मिले, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। और वो नहीं चाहते थे किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति का सांद्रीकरण रहे, यानी 100 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति का सांद्रीकरण नहीं होनी चाहिए सारे के सारे। हम देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो है रूढ़िवादी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूढ़िवादी। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तनों के विचारों का विरोध करते थे। 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी थे वह परिवर्तनों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत तक वे मानने लगे कि कुछ परिवर्तन समाज में होने चाहिए। अतीत को पूरी तरह न ठुकराया जाए, इनका कहना था। और बदलाव की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। इनका कहना था कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको न ठुकराया जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हुई, यानी कोई राजा राजवंशी है, राजाशाही है और उसको मजदूर न बना दिया जाए सीधा। तो यह गलत भी और एक प्रकार से है। तो इनका यह कहना सही भी था कि किसी को बदलाव की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। तो यह हमारा रूढ़िवादी, वो आपको यह पॉइंट नोट करने हैं, आपको यह सारे के सारे। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या, औद्योगिक समाज एवं सामाजिक परिवर्तन। क्या है? औद्योगिक समाज एवं सामाजिक परिवर्तन। चलिए देखते हैं। ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे में भी काफ़ी विस्तार हो चुका था, यानी नए नए उद्योग लग रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे। रेलवे लाइन भी उस समय पर विकसित हो चुकी थी और औरतों आदमियों को सबको कारखानों में लगा दिया गया था और घंटे बहुत कम होते थे और मजदूरी बहुत कम होती थी। जो घंटे थे, सॉरी यहाँ पर गलत लग गया, जो घंटे होते थे वह बहुत अधिक होते थे और मजदूरी की क्या होती थी, कम होती थी। यानी जो टाइम था काम करने का वह बहुत ज़्यादा था और जो मजदूरी थी वह समय के हिसाब से बहुत कम होती थी। तो आपको पॉइंट नोट करना है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह देखते हैं कि शहर तेज़ी से फैलते जा रहे थे, इसलिए साफ सफाई काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोज रहे थे। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप में समाजवाद। चलिए देखते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी क्या थे? वह निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या की जड़ है। जो समाजवाद था, जो समाजवादी थे, तो उनका यह मानना था कि जो निजी संपत्ति स्वामित्व की व्यवस्था है वही सारी समस्या की जड़ है। आपको पॉइंट नोट करना है। समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार पर दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय, इंडियाना जो अमेरिका है,
के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। तो आपको पॉइंट नोट करना है। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रयास करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव। आपने पीछे देखा हुआ एक वर्ड जो है क्या, कोऑपरेटिव। ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से बांट लेते थे, यानी आपस में बांट लेते थे। तो आपको पॉइंट नोट कर लेना है कोऑपरेटिव क्या है। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को समाज में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का विचार था, उन्होंने कल्पना की थी है। इन्होंने भविष्य के समाज को समाजवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया। जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने जो कल्पना की थी कि भविष्य में एक पार्टी होगी, इन्होंने नाम दिया जो वह क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको पॉइंट नोट करना है यह। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवाद के लिए समर्थन। तो देखते हैं, आपको हेडिंग डालना है समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। क्या हुआ, 1870 तक समाजवादी विचार थे पूरे यूरोप में फैल चुके थे और समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था बना ली। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों ट्रेड यूनियन अधिकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक क्या बना ली, एक पार्टी बना ली। तो आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि जो ट्रेड यूनियन अधिकारी ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी क्या बना ली, एक पार्टी बना ली। तो आपको ये तीनों पॉइंट नोट करने हैं। आपको हेडिंग डालनी है समाजवाद के लिए समर्थन, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड और फिर पॉइंट थर्ड। आपको पॉइंट इस प्रकार से नोट करने हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक और पार्टी का गठन किया गया। क्या हुआ, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक और पार्टी का गठन किया गया। आपको पॉइंट नोट करना है कि फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक और पार्टी का गठन किया गया। हम देखते हैं रूसी क्रांति। सन 1914 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। तो चलिए देखते हैं रूसी क्रांति को। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया। 1917 में राजाशाही का पतन हो गया और जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रांति कब हुई थी, अक्टूबर में, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। और राजाशाही का पतन कब हुआ था, 1917 में, अक्टूबर में। तो इसीलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको यह पॉइंट नोट करना है कि 1917 की क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। को नोट करना है कि 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। आपको यह इस पिक्चर में, इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है यही है, कौन, जार निकोलस। तो आपको पॉइंट नोट करना है कि 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसका शासन था, जार निकोलस का शासन था। हम देखें हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो आज के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। आपको पॉइंट नोट कर लेना है, जो आज के फिनलैंड है, लातविया, लिथुआनिया और जो यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड है, जो कुछ रूसी साम्राज्य के अंग थे। आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि जो आज के फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड हैं, जो कुछ रूसी साम्राज्य के अंग थे। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है यह है कि यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आपको पॉइंट नोट करना है कि यह साम्राज्य है जो है कहाँ तक फैला हुआ था, प्रशांत महासागर तक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपको यह जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको यह दिखाई दे रहा है रूसी साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है। वह जो बाकी के देश, कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, यह
महायुद्ध में शामिल हुए, जो रूसी क्रांति हुई थी उस टाइम पर शामिल हुए देश हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे और पार्ट सेकंड पाने के लिए इस वीडियो का प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।